बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ससुराल गई तो नंद ने कहा कि भाभी, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब नई भाभी आती है तो नंद तब तक उसकी उतरन पहनती है जब तक कि भाभी पहला बच्चा नहीं जन्म देती। इस तरह नंद के नसीब अच्छे होते हैं। मुझे अजीब तो लगा पर मैं मान गई और फिर रोज नंद मेरी उतरन पहन लेती और जब वो कपड़े पहनती इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती। मुझे बड़ी हैरत होती और फिर एक दिन मैंने नंद को गलत जोड़ा दे दिया और देखने लगी कि क्या होता है। नंद ने नहाकर वो जोड़ा पहना और बाहर आई। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि इसके जिस्म में से। मेरा नाम तबस्सुम अजीम है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। इंसान लालच में इस हद तक आगे चला जाता है कि इससे अपने अंजाम की भी परवाह नहीं रहती। जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि एक अरसा गुजर जाने के बाद भी कभी याद आ जाएं तो ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात थी। इस लालच में इंसान सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें भुलाकर सिर्फ अपना मकसद याद रखता है, अंजाम की परवाह किए बगैर, चाहे किसी की जान चली जाए। अब्बा का हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अम्मा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैंने अभी बीए में एडमिशन लिया था कि अम्मा को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मैंने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे। अब भाई की शादी की फिक्र करें। भाई की मंगनी खाला के घर साल पहले हुई थी और भाई भी इससे खुश थे। नौरीन जिससे भाई की मंगनी हुई वो भाई को बचपन से पसंद करती थी और जब से भाई के साथ मंगनी हुई थी नौरीन इसके तो पांव जमीन पर नहीं लगते थे। इसलिए वो बहाने बहाने से मुझे कॉल करती और भाई का पूछती। मैंने एक दिन कहा कि भाई का ही नंबर ले लो, मुझसे बात करना तो एक बहाना है, असल में बात तो भाई से करनी होती है तुम्हें तो। मैं ऐसे ही नौरीन को तंग करती और वो हंसने लगती। एक दिन नाश्ता करते हुए मैंने अम्मा से कहा कि भाई की शादी का क्या सोचा है आपने। भाई भी बैठे थे। मेरी बात सुनते ही भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये अचानक तुम्हें मेरी शादी की फिक्र क्यों होने लगी। तो अम्मा ने कहा कि सही तो कह रही है तबस्सुम, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, अपने जीते जी तुम दोनों की शादियां करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी खाला से बात करती हूँ कि मैंने ताहिर और तबस्सुम की शादी एक साथ करनी है, तैयारी कर ले अभी से। मैं जो इतनी देर से खामोश थी, मैंने अपनी शादी का सुनते ही अम्मा से कहा कि क्या मैं आप पर बोझ हूँ जो इतनी जल्दी मुझे सर से उतारना चाहती हैं। मैं रोने वाली थी जब भाई ने कहा कि अरे गुड़िया, क्यों परेशान होती हो, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जब कहोगी तब करेंगे तुम्हारी शादी। अम्मा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। भाई अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गए और वहां से अम्मा सीधा खाला के घर चली गईं और कहा कि मैं जल्द अज जल्द अपने दोनों बच्चों की शादी करना चाहती हूँ, तुम तबस्सुम के लिए भी रिश्ता ढूंढो। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, बस अपने जीते जी इनको अपने अपने घरों में खुश और आबाद देखना चाहती हूँ। तो खाला ने कहा कि आपा, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे, ऐसे परेशान ना हुआ करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। खाला बहुत अच्छी थी। अम्मा और खाला 2 ही बहनें थीं और दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। अम्मा और भाई घर आ गए। अम्मा की तबीयत पहले से बेहतर थी। एक दिन खाला की कॉल आई कि तबस्सुम के लिए रिश्ता देखा है, आप और ताहिर पहले देख लें, अगर आपको वो लोग अच्छे लगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। अम्मा और भाई जब से इन लोगों के घर से आए थे बहुत खुश थे और अम्मा ने कहा कि अच्छी फैमिली है, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा कमाता है। एक बहन है जो कॉलेज जाती है और लोग भी बहुत शरीफ हैं। वो लोग परसों आएंगे। अम्मा बहुत खुश थी और मुझे बहुत नसीहतें कर रही थी। मैं अम्मा के गले लग गई और अम्मा से कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, किस माँ का दिल चाहता है कि अपनी औलाद को अपनी आंखों से दूर करे। तुम में तो मेरी जान है बेटा, मगर जो जमाने के रवाज हैं वो तो निभाने हैं ना। हर बेटी को माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। माएँ तो बस अपनी औलाद के लिए दुआएं करती रहती हैं कि इनके बच्चों को कभी खराश तक ना आए। और अब तुम मेरी अच्छी बेटी बनकर तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। और ठीक 2 दिन बाद शाम में वो लोग आ गए। अम्मा और भाई को तो वो लोग पहले ही अच्छे लगे थे। वो इसी वक्त मुझे अंगूठी पहनाने लगे। मैं अम्मा की तरफ देखती रह गई। अम्मा बहुत खुश थी और मेरी शादी की तारीख भी साथ ही तय कर दी गई। अम्मा बहुत खुश थी और खाला को कॉल की और भाई की शादी की तारीख भी तय कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भाई की शादी और मेरी शादी की डेट आगे पीछे रखी गई, इसलिए मैं भाई की शादी को एंजॉय भी नहीं कर पाई और 1 माह बाद रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शादी को 3 दिन हो गए थे। रेहान बहुत अच्छे शौहर साबित हुए, बहुत ख्याल रखने वाले, एहसास करने वाले। मुझे अम्मा और भाई की बहुत याद आ रही थी।
और इसी वक्त मैंने अम्मा को कॉल की, मगर वो शायद मसरूफ़ थी इसलिए कॉल नहीं उठाई। और मैंने भाई का नंबर ट्राई किया तो नौरीन, जो अब नौरीन भाभी बन चुकी थी, इसने कॉल उठाई। तो नौरीन ने फिक्र से पूछा, क्या हुआ तबस्सुम, सब ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस घर के लिए उदास हूँ। तो वो तसल्ली देने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं अम्मा से तुम्हारी बात करवाती हूँ। अम्मा से बात हुई तो अम्मा ने कहा कि परेशान ना हो, हम सुबह आएंगे तुमसे मिलने। अभी अम्मा से बात कर रही थी जब मेरे शौहर रेहान कमरे में आए। मैंने अम्मा से कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूंगी और कॉल काट दी। रेहान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? लगता है बेगम साहिबा को अपने घर वालों की याद आ रही है। मैंने कहा जी। तो रेहान कहने लगे, चलो अभी मिलाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। और मैं उनकी तरफ देख रही थी, मुझे अपने नसीब पर रश्क आ रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा हमसफर दिया। रेहान मुझे यूं खामोश देखकर बोले, अरे क्या हुआ, लगता है इरादा नहीं बेगम साहिबा का जाने का। तो मैं मुस्कुरा कर तैयार होने चली गई और फिर हम अम्मा के यहाँ आ गए। अम्मा मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। रेहान से मिलकर और अम्मा और भाई को बहुत तसल्ली हुई थी और फिर मैं अपने ससुराल वापस आ गई। मेरी सास का रवैया कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक रहा, मगर फिर यूं महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे खुश नहीं। मैंने अपना वहम समझकर भुला दिया। एक दिन मेरी नंद मेरे पास आई और कहा कि भाभी, आप जो कपड़े पहनती हैं वो मुझे दिया करें। मैं बहुत हैरान हुई। मेरी नंद बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा कि कैसी बातें कर रही हो तानिया, तुम मेरी उतरन क्यों पहनोगी? मैं तुम्हें नए कपड़े ला देती हूँ। उसने कहा, नहीं, हमारे यहाँ रिवाज है कि जो नंद दुल्हन की उतरन पहने उसकी शादी जल्दी हो जाती है, इसलिए आप अपने कपड़े पहनकर मुझे दे दिया करें। और मैं इस बात को मजाक समझकर मान गई और सोचने लगी, भला आज के दौर में ऐसी दकियानुसी बातें कौन करता है? ये सब हमारे अंदर का वहम है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। मेरे ससुराल में आते ही अजीब से तबीयत हो जाती। कभी अचानक से सर में दर्द होने लगता, कभी बुरे बुरे ख्वाब आने लगते, कभी सोते में डर जाती। मेरी नंद तानिया रोज मेरा दिया हुआ सूट पहनती तो उससे खुशबू आने लगती। मैंने अपना वहम समझकर इस पर तवज्जो नहीं दी कि शायद उसने कोई परफ्यूम लगाया हो। एक दिन मेरी अलमारी से मेरे सोने का सेट चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान थी। अपने शौहर को फ़ोन किया। उसने कहा कि परेशान न हो, सेट घर पर ही होगा। हमें जो चीज़ मैके से मिलती है वो बहुत कीमती होती है और वो सेट कुछ दिन पहले मेरी नंद ने मांगा था कि उसे किसी शादी में पहन कर जाना था और मैंने उस सेट की जगह दूसरा सेट दे दिया था। मैं अपनी सास के पास गई तो उनसे पूछा, माँ जी, आपने मेरा सेट देखा है? मेरी सास जो बहुत अच्छी थी, जब से ससुराल आई थी बहुत ख्याल रखती थी मेरा, मुझे इतनी इज्जत देती थी, कोई भी काम होता तो मुझसे पूछ कर करती, लेकिन रोज ही कहीं गई होती थी और ज्यादा अपने कमरे में बंद रहती। आज जैसे वो घर आई, मैंने पूछा तो उन्होंने मेरी बात का तमाशा बना दिया। रोते हुए बाहर निकली, कहने लगी, ये दिन देखना बाकी था। मैं उन्हें रोक रही थी, माँ जी मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, शायद मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, आपने देखा हो। पर उन्होंने सारे घर वालों को रो रो कर इकट्ठा कर लिया। कहने लगी, कल की आई लड़की मुझ पर सेट चोरी का इल्जाम लगा रही है। इसी वक्त मेरे शौहर घर आ गए। अपनी माँ को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर सेट चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैंने कहा, मैंने तो वैसे ही पूछा था। मेरा वो शौहर जो मुझ पर जान निछावर करता था, वो गुस्से से मुझसे बोला और कहने लगा, माफ़ी मांगो माँ से। मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, फिर किस बात की माफ़ी? और कमरे में आ गई। मेरा शौहर वहीं अपनी माँ के पास बैठा था। मुझे बहुत रोना आया कि मेरी सास ने क्या ड्रामा किया। मैं तो उनको बहुत अच्छी समझती थी। अभी सोच ही रही थी जब मेरा शौहर कमरे में आया। उसने कहा कि अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करना सीखो। आज मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया, कल को कहीं मुझ पर ही इल्ज़ाम ना लगा देना। मैं कब ऐसे रवैये सहने की आदी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे शौहर ने कहा, ये मगरमच्छ के आंसू अपने मैके जाकर बहाया करो, तुम्हें सुबह तुम्हारा सेट मिल जाएगा। मैं जो इनके बारे में रवैये पर रो रही थी, मजीद रोने लगी। मुझे कहाँ सेट चाहिए था। मैं अपनी नंद के कमरे में चली गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरा शौहर बहुत गुस्से में कमरे में आया। उसके हाथ में वही सेट था। मुझे बाजू से पकड़ कर कहा, ये क्या है? ये वही सेट है जिसके लिए तुमने पूरे घर में बदमज़गी फैलाई। मोहतरमा, ये तुम्हारे ही कमरे से मिला है, अलमारी के अंदर पड़ा था। मैं फक चेहरे के साथ अपने शौहर को देखने लगी। भला वो कैसे सेट आ सकता है? मैंने कमरे का एक एक कोना बहुत अच्छे से देखा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी नंद ने कहा कि भाभी परेशान मत हो जाता है कभी कभी ऐसा। मैं खुद अपनी चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अपनी नंद के कमरे से खौफ महसूस होने लगा। जब से इसके कमरे में आकर बैठी थी, मेरा सर भारी हो गया था
اور گھبراہٹ بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کھانا کھائے بغیر لیٹ گئی۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے خود کھانے کا پوچھتا تھا اور آج آتے ہی سو گیا۔ میں کئی بار سوچا کہ میں کہ چلی جاؤں، پھر ماں کا خیال آ جاتا۔ مجھے اور رونا آ رہا تھا اور روتے روتے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ میں اٹھی اور نماز پڑھی اور ناشتہ بنانے کچن میں جانے لگی۔ نماز کے بعد طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے کچن میں گئی میری ساس پہلے ہی پانی میں کچھ گھول رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرا وہم تھا، لیکن مجھے ایسا ہی لگا۔ ساس نے پانی میں کچھ گھولا ہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ مجھے شک ہو گیا تھا، لیکن میں نے نارمل انداز میں ہی بات کی۔ کہنے لگی آج چھٹی ہے تو سوچا تم سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤ۔ میں مسکرا کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ایسی ہی تھی، جلدی بات بھول جاتی تھی، ورنہ جو کل ساس نے کہا تھا بھولنے والا نہیں تھا۔ ساس باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی مجھے کب دادی بنا رہی ہو؟ میں تو انتظار میں ہوں جب اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں اٹھا کر پھروں، ان سے کھیلوں۔ میں نے کہا ماں جی یہ تو اللہ کی دین ہے۔ کہنے لگی بھائی مجھے تو پہلا پوتا چاہیے، اور اگر پوتا نہ ہوا تو تم بھی اس گھر سے دفع ہو جانا۔ اچانک ان کا رویہ بدل گیا۔ میں نے کہا ماں جی کیا کہا آپ نے؟ مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر کہتی حرام خور، میں نے کہا کہ اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی گرفت میرے بالوں پر اتنی مضبوط تھی کہ میں رونے لگی اور ان کو دھکا دے کر کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میرا شوہر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح تمہارا ڈرامہ شروع؟ اب یہ مت کہنا کہ ماں جی نے تمہیں بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ اس گھر میں سے چلی جاؤ۔ میں ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے تمہیں کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اماں بتا رہی تھی تم روز ہی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو۔ تمہاری ماں اور بھائی نے اسی وجہ سے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کیا تاکہ اپنی بیمار بیٹی میرے جیسے شریف انسان کے ساتھ باندھ دیں اور میں ساری عمر ان کی پاگل بیٹی کا علاج کرواتا رہوں۔ میرے ہی نصیب خراب تھے جو تم جیسی نفسیاتی لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے دماغ کا مسئلہ؟ میں اپنے شوہر سے الجھ پڑی۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا اور آپ کو یہ سب کس نے کہا؟ کہنے لگے تمہارے گھر والوں نے خود ماں جی کو بتایا تھا۔ یہ تو میری ماں ہے جو تم جیسی لڑکی کے لیے مان گئی، بجائے تمہیں ماں جی کا شکر گزار ہونے کے انہی پر الزام لگا رہی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ جو تم بہانے سے کبھی کسی پر الزام لگاتی ہو کبھی کسی پر، میں سب سمجھتا ہوں۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میں کسی صورت تمہیں الگ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میری ماں نے بہت مشکلوں سے ہمیں پالا ہے۔ میرا تو باپ ہمیں چھوڑ کر نہ جانے کس وقت کا چلا گیا۔ یہ ماں ہی تھی جو ہمیں سنبھالتی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ میں روتے روتے پھر سے سو گئی۔ میرے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا میں سو جاتی، جبکہ میری نیند بہت کچی ہوتی اور سسرال آ کر میں سارا دن سوئی رہتی۔ سستی نہیں جاتی تھی، طبیعت بھی بیزار سی رہنے لگی اور شوہر بھی مجھ سے اکتانے لگا تھا۔ اسے اب میرا وجود بھی اس گھر میں پسند نہیں تھا۔ میری ساس کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو چھت پر چلی گئی، جبکہ ساس چھت پر جانے نہیں دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اوپر آسیب ہے، جو جائے گا وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اوپر جا سکے، اور میں بھی پہلی بار چھت پر گئی تھی۔ چھت پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ میں سمجھی شاید کوئی جانور بلی نے کھایا ہو۔ چھت پر ایک کمرہ تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو جالے ہی جالے اور دھول مٹی تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں۔ میں اترنے لگی۔ وہ اتنی گہری تھی کہ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور میں کمرہ بنانے والے پر حیران تھی۔ اچانک میری نظر سامنے ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو بے ہوش پڑا تھا۔ اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ نے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں ڈر گئی اور وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ وہ کون تھا؟ مجھے آوازیں کیوں دے رہا تھا؟ میں اپنے شوہر کو بتانے لگی۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے سب بھول گئی۔ میری خالہ نے مجھے فون کیا، کہنے لگی تبسم مجھے خواب عجیب و غریب آنے لگے ہیں، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور تبھی جو کچھ دن پہلے خواب آیا تھا ان کو بتایا اور اپنی حالت بھی، اور نند سوٹ لیتی ہے ساری تفصیل بتانے لگی۔ خالہ نے کہا اچھا فکر مت کرو، میں بی بی سے بات کروں گی۔ خالہ کے محلے میں ایک بی بی تھی جو کافی ضعیف خاتون تھی۔ ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، ان کے پاس بہت رش ہوتا۔ وہ عام پیروں جیسی نہیں تھی جو پیسے لیتے، تعویذ دھاگے کرتے تھے۔
वो बस दुआ करती थी और अगर ज्यादा जरूरत होती तो पानी दम करके देती। मेरी नंद मेरे उतरन पहनती थी। वो कहती जब तक भाभी पहला बच्चा पैदा नहीं कर देती तब तक भाभी के उतरन पहनने से नंद के नसीब अच्छे हो जाते हैं। मुझे अजीब लगा था पर मैं मान गई। वो जब मेरा सूट पहनती एक अलग किस्म की खुशबू आने लगती। मैं समझी शायद परफ्यूम लगाया होगा। जब से आई थी नंद ऐसा ही कर रही थी। खाला ने मना किया था कि अपना सूट मत देना, अब मांगे तो और सूट दे देना। और फिर देखना मैंने ऐसा ही किया और जैसे मेरी नंद वो जोड़ा पहन कर निकली तो इसकी रंगत काली हो चुकी थी, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और वो अपना सर पकड़ कर रोने लगी और फिर यकदम चीखने चलाने लगी और मुझे कहने लगी कि भाभी मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लें। वो तड़प रही थी। जब तक उसके लिए पानी लाती वो बेहोश हो चुकी थी। अपने शौहर को फोन किया। सास भी 2 दिन से अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं घबरा रही थी, इस पर पानी डाल रही थी। साथ ही खाला को फोन किया। उन्होंने कहा कि आज हम खुद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, कुछ देर में मैं पहुंच जाएंगे। मेरा शौहर घर पहुंच चुका था और बहुत हैरान था। तभी मेरी खाला और उनके साथ बीबी खातून आ गईं। उन्होंने आंखें बंद की और सारे घर का हिसार करने लगी। मेरे शौहर ने कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता। वो बीबी खातून मुस्कुराई और कहने लगी तुम तो 1 मिनट में यकीन करोगे। उन्होंने नंद को मजबूती से बांध दिया और पढ़ाई करने लगी। मेरी नंद को होश आ गया, लेकिन वो आवाज मेरी नंद की नहीं थी, कोई मर्द था। वो एक साया था जिसे कई लोग जिन भी कहते हैं, जो रो रहा था। उसने बताया कि इसकी माँ, मेरी नंद की माँ ने खुद ये सब करवाया है। वो खुद अमल करती रही ताकि ये मर जाए और इस पूरे घर पर असरात हैं। मैं जिसका गुलाम हूँ, इस लड़की की माँ, मेरी नंद की माँ, वो खुद एक पीर से मिली हुई है। लेकिन पीर ने जब इस लड़की को देखा तो खुद इस पर आशिक हो गया और उल्टे सीधे अमल करता रहा, जिससे इस लड़की का ना कहीं रिश्ता हो सकता है बल्कि ये ऐसे ही मर जाती और मुझे इसीलिए इसके साथ रखा हुआ है। बीबी ने कहा कि तुम वापस चली जाओ वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। पता नहीं कैसे वो जिन बीबी से डर रहा था, उसको कोई मार भी रहा था। वो माफिया मांग रहा था और चला गया। मेरा शौहर कहने लगा ये सब ड्रामे हैं तुम औरतों के, और अचानक किसी ने मेरे शौहर को थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गया। मैं रोने लगी। खाला से कहने लगी ये सब क्या है। बीबी खातून ने कहा बेटा कुछ देर सब्र करो, अब जब तुम्हारे शौहर को होश आएगा तो वो सब कुछ जान चुका होगा। तुम जो अपने कपड़े अपनी नंद को देती रही हो वो सब चाल थी तुम्हारी सास की। तुम्हारी नंद के साथ जो असरात थे वो तुम पर भी होने लगे, जिससे तुम्हारी औलाद की बंदिश होगी। पर अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप मेरे बाप भाइयों का मुरीद था और इसी वजह से मैं इतनी दूर चल के आई हूँ। मेरे शौहर को जैसे होश आया वो दीवानावार उसी कमरे की तरफ भागा और जाकर इस बूढ़े आदमी के सीने से लग गया। वो मेरा ससुर था जो पिछले 9 साल से कैद में था। मेरे ससुर ने अपने बेटे को कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे तब अपने घर वालों के दबाव में आकर दूसरी शादी नहीं करना चाहिए थी। मैं समझा था कि एक तलाक याफ्ता ठोकरों की मारी औरत है, मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी और इसे एक घर मिल जाएगा। पर इसने मीठी जुबान रखी और सबको तावीज धागों से पागल बनाती गई। मेरी माँ को वहमी बनाकर पेश किया। वो कहती भी रही कि ये झूठी है, पर मैं समझता रहा कि यही सच है। और फिर एक दिन उसने तुम लोगों की दादी को जान से मार दिया और कहा कि अम्मा ने खुदकुशी की क्योंकि उनको दिमागी मसला था और सारी जायदाद अपने नाम लिखवाने लगी। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि ये सब तो मेरे दोनों बच्चों के नाम पर है तो वो गुस्सा हो गई और घर से चली गई। और जैसे मैं उसको मनाने गया तो देखा कि वो किसी पीर का हाथ पकड़े बैठी है। उससे कह रही थी बस अब कुछ दिन और, इस बूढ़े से भी जान छुड़वा लूंगी और सब कुछ हमारा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं इन्हीं कदमों घर वापस आ गया। चाहता तो इन दोनों को वहीं मार देता, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया था। और जैसे ही तुम लोगों की सौतेली माँ घर आई तो मैंने उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। वो रोने लगी और तभी उसने मेरे सर पर न जाने क्या चीज़ मारी। मैं कई साल कोमा में रहा और जैसे होश आया तो वो अपने ही घर के एक तहखाने में था। जब एक दिन एक लड़की मुझ तक पहुंच गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आवाज़ें देने लगा, पर ये भाग गई और आज पता चला ये तो मेरी बहू है। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा। खाला लोग जा चुके थे और मेरा शौहर और नंद अपने बाप के गले लगे बच्चों की तरह रो रहे थे। और मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा सब कुछ मेरी सौतेली माँ करती रही, कभी सेट चोरी किया और कभी तुम्हें पागल बनाती रही, और मैं पता नहीं कैसे सब बातों पर यकीन करता गया। मेरा शौहर और नंद दिन रात अपने बाप की खिदमत करते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। और मेरे शौहर की सौतेली माँ पागल हो चुकी है। वो सड़कों पर कभी कागज़ उठाती है और कभी कहती है कि ये सारी दुनिया मेरी है, मैं उसकी मालिक हूँ, और लोग उसको पत्थर मारकर भगा देते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।